औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हाना रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हमद सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our third lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना वो हो चुका है, और सेकंड पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम जी बात कर रहे थे, हमारे पास जो स्टेट ऑफ माइंड है उनकी बात कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास बेसिकली जो थ्री स्टेजेस ऑफ माइंड होती हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कॉन्शियसनेस होता है, फिर सब कॉन्शियसनेस होता है, और फिर अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विलियम जेम्स इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन बताएं जी आप, कि हमारे पास विलियम जेम्स जो है ये कौन सी पर्सनैलिटी से इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर, मुतासिर होकर जो है ना, इन्होंने फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दिया था जी। सर ये जॉन ड्यूई से मुतासर था शायद। किससे सर? सर जॉन ड्यूई चार्ल्स से। डार्विन थ्योरी से। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। ये चार्ल्स डार्विन जो है उनसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना वो अपनी जो थ्योरी है, ये फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दिया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट 5 पॉइंट हमारा आता है, एक्सपोनेंट ऑफ फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। तो इसके जो सर फॉलोअर्स हैं, इनके जो विलियम एक्सपोनेंट हैं। जी जी। विलियम जेम्स है और जॉन डेवी है। विलियम जेम्स तो इसके फाउंडर है ना, हम जॉन डेवी को कह सकते हैं, या फिर विलियम बेंटिक है मेरे ख्याल में। तो ये इसके एक्सपोनेंट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बताएं जी, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। आई विलियम थिंक ये जेम्स। भी विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स। हाँ जी बिल्कुल, कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आप देखें ना कि हमारे पास ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके फाउंडर भी ये हैं, और अमेरिकन साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो भी ये हैं। और यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ यूएसए साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो भी हमारे पास विलियम जेम्स ही हैं। अमेरिका हो या यूएसए हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने कौन सी जो फर्स्ट बुक है जो साइकोलॉजी के ऊपर लिखी थी, उसका नाम क्या है? आपने वो नाम मेंशन करना है, बताएं जी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ जी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने 1980 के अंदर आई थिंक लिखी है, ठीक है। तो उसके अंदर इन्होंने ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसको डिफाइन किया, ठीक है। चलें जी, फंक्शनलिज्म के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ये मजीद कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। यानी कि इनिशियल स्टेज में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया है, लेकिन ये कहा किसने है, ये बताएं जी। अभी आपके नॉलेज का पता चल जाता है। सर असल में ना मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में वो अटेंड किया है, और वैसे भी मैंने आज टॉपिक को इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है। खैर ये चले। क्वेश्चन असल में ना, ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं ना, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी बुक आप एमसीक्यूज की थ्योरी की उठाकर देख लें, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जी। सर आप बताएं जरा, कोई आइडिया है इसके बारे में आपको, फहीम साहब? सर ये ना ये इंडियन एक है वो मैम, वो लेक्चर देती देती थी। तो उससे मैंने ये सुना हुआ है लेक्चर। वो मुझे अपने जेहन में नाम निकल वो गया है। ऐसी है तो बस ये स्टडी माइंड ऑफ में नहीं आ रहा। माइंड किसने कहा है, स्टडी ऑफ सोल किसने कहा है, स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा है। ये वो सारी ना, ये है इंडियन एक लड़की जो है, उसके लेक्चर जो है ना उसने ये बताया हुआ है।
वो अब मेरे जहन से वाकई स्लिप हो गया। आज पहले दिन मैं भी इसके दोबारा स्टडी शुरू की है एजुकेशन की। चलें ये जी, पहले बस करते रहे हैं, फिर छोड़ दी। डेली बेस पे कोई ना कोई नया बंदा आ जाता है, तो नए बंदे को तो जहरी बात माफी होती है। तो पुराने लोग जो है ना वो आते ही नहीं है या भाग जाते हैं। चलें कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। तो साइकोलॉजी को जो स्टडी ऑफ सोल है ना, वो हमारे पास जो अरिस्टोटल है उन्होंने कहा है। तो अरिस्टोटल ने एक साइकोलॉजी के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम था परी साइकोलॉजी। परी साइकोलॉजी उसका नाम था, और उसके अंदर इन्होंने कहा है साइकोलॉजी को कि इट इज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आता है जी, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ये बताएं जी, स्टडी ऑफ माइंड या मेंटल लाइफ या मेंटल एक्टिविटी, ये किसने कहा है? जी कोई आइडिया है किसी को? चलें जी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारे पास ये आप आज बता दें। जी, मैंने कहा सर इसके आज आप बता दें, कल इंशाल्लाह हम प्रिपेयर होके आएंगे। अच्छा जी, चलें जी। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हमारे पास जो हमारे पास फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं, जो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर हैं, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हम्म। माइंड या मेंटल लाइफ या मेंटल एक्टिविटी। ठीक है। अब देखिए ना, एक ही चीज को बार बार जो है ना वो क्वेश्चन में वो स्टेम में चेंज करके जो है ना वो पूछता है। वो स्टडी ऑफ माइंड भी पूछ सकता है, वो स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी भी पूछ सकता है, वो स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ भी पूछ सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये हमारे पास जो विलियम जेम्स साहब हैं, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है। तो ये भी बात इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी है उसके अंदर इन्होंने बात की है। ठीक है। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, सर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटीट्यूड। जी, तो ये जी हमारे पास ग्रीक साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि ये हमारे पास जो अरिस्टोटल हैं उससे भी पहले के बंदे हैं। ठीक है। या सक्रेटिस से भी पहले के बंदे हैं, जिन्होंने कहा है कि जी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटीट्यूड। तो इनका नाम है जी थॉमस एंड ज़नैकी। तो इन्होंने 1980 के अंदर, आई थिंक, बल्कि ये तो बाद के बंदे हैं, ये 1980 के अंदर इन्होंने ये कंसेप्ट जो है ना वो दिया है। ठीक है। आज मैंने ये क्वेश्चन सर्च किए थे तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता सर है, ये स्टडी सर ऑफ एटीट्यूड किसका बताया, स्टडी ऑफ एटीट्यूड? ये थॉमस एंड ज़नैकी हैं कोई, ओके। ZNANIECKI, ज़नैकी। सर्च कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आपको भी मिल जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, हु सर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, यानी कि किसने कहा है कि हमारे पास जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये भी अगर आपको सर ना आए जेबी तो फिर। वाटसन ने हाँ सर जी, जेबी वाटसन ने JB वाटसन ने कहा है, जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर पे हमारे पास आता है, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बताएं जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर ये भी आता तो था ज़हन में। सर ये सिगमंड ने मेरे ख्याल। हाँ जी, कल से हम इसका ही रोना रो रहे हैं। ये जो हमारे पास जी जी सिगमंड सर। फ्रॉइड सा, सिगमंड फ्रॉइड नहीं जी है, ये सिगमंड फ्रॉइड नहीं है। कॉन्शियसनेस के बारे में हम कल से रोना रो रहे हैं। किसने बात की है? जी उन्होंने कहा है। किसने? सिगमंड फ्रायड सर कह रहे हैं। नहीं, हमने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट किसका पढ़ा है, जरा बताएं। सर वो विलियम वॉन्ट का पढ़ा है। विलियम वोंट। ये तो हम want- विलियम वोंट साहब जो है वो कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं।
उसी के बेस के ऊपर इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया है। ये बात तो हम कल से पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु वाज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी या यूएसए साइकोलॉजी। ठीक है, ये विलियम जेम्स साहब हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने बात कर ली है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो कल भी मैंने आपसे पूछा था, आई थिंक, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं, मॉडर्न एजुकेशन। जॉन ड्यूई। नहीं सर, ये हमारे पास जो मॉडर्न एजुकेशन के फादर हैं, इसको कम्युनिस एक नाम है, COMENIUS, कम्युनिस उसको कहा जाता है। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो है वो भला कौन है, वो तो बता दिया मैंने आपको बल्कि पहले। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताएं जरा। ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने वैसे आपसे पूछा है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जी। विलियम जेम्स। मॉडर्न साइकोलॉजी का विलियम जेम कैसे हो सकता है? वो तो अमेरिकन साइकोलॉजी का है। जी सर। ये क्वेश्चन सर्च कीजिएगा। होरेस मैन मैंने शायद और पहले भी आपको बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न सर यही है, एजुकेशन। हॉरस मान नहीं है। जी। सर हॉरस मान नहीं है, यही है। हाँ जी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप देखें ना स्टेम इनकी मिलती है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। हम साइकोलॉजी और एजुकेशन में कंफ्यूज होते हैं और हम ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। ये जो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का कंसेप्ट है, ये कम्युनिस्ट ने दिया है, ठीक है। और जो हमारे पास फादर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो होरेस मैन ने दी है, ठीक है। क्लियर, कोई इशू तो नहीं है कोई? नहीं सर, क्लियर। चलें, चलें जी। फंक्शनलिज्म के बारे में तो हमने बात कर ली। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कुछ थोड़ा बताएं जरा, साइकोलॉजी के बारे में कोई बताना चाहे अजीज तो। मिस सना आप बताएं जरा, तो आप न्यू स्टडी ऑफ हैं साइकोलॉजी के सोल। बारे में, कुछ तो बताएं, इसका इंट्रोडक्शन बता दें आप, ओरिजिन बताएं इसका कुछ। तो ये टू लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, साइको एंड लोगोस, जी। व्हिच मींस स्टडी ऑफ सोल। जी जी, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोल। यानी साइकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिकली अगर सोल की स्टडी हम करना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं जी। तो सर ये साइकोलॉजी लैटिन वर्ड तो नहीं है? ग्रीक ग्रीक वर्ड है, लैटिन डिराइव्ड नहीं, ग्रीक वर्ड है। टू ग्रीक वर्ड्स। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो हमारे पास यानी कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का चलें आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, ओरिजिन थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये एक यानी कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम जो हमारे पास विलियम वुंड साहब है, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों कहते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? ये जरा लॉजिकली क्वेश्चन है, बताएं जरा, क्या जी सर, रीजन? बताएं। उन्होंने सबसे मैं पहले फहीम साहब आप बता दें, अगर आप बताना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं, बताएं जरा। अच्छा सर, सर सबसे ये पहले विलियम एज ए सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस कराया था साइकोलॉजी को। एज ए सब्जेक्ट विलियम वाउंड जो था, उसने एज ए सब्जेक्ट पहले, ये आई थिंक फिलोसफी की एक टॉर्च में है ब्रांच सर, होती आपकी थी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ क्या बहुत स्लो फहीम हो मैं रही बता ये है, बात दीजिए। मैं स्लो आ रही है आवाज़ अब। मैं ये बात कर रहा हूँ कि विलियम वाउंड को इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया था। इससे पहले ये ब्रांच थी हाँ जी। फिलासफी की ब्रांच के तौर पर ना इसको पढ़ा जाता था। एज ए सब्जेक्ट इसने इंट्रोड्यूस कराया था, इस वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जा सकता है। और दूसरा ये है कि इन्होंने अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो इन्होंने फर्स्ट जो लेबोरेटरी थी वो बिल्ट अप की थी लिप्स में।
वो उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे माइंड के ऊपर। तो इस वजह से इनको प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का वो फादर भी कहा गया हाँ जी, है, या प्रैक्टिकल उसकी साइकोलॉजी का फादर शोबे भी में कहते भी हैं, और इसको ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल पहचाने जो नाम में। साइकोलॉजी है उसका फाउंडर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है सर। हाँ, फहीम साहब सॉरी, आप बताएं जरा। एक्सपेरिमेंट। सर जुनेद साहब और आपका पॉइंट आ गया सर, थैंक यू। जी जी फहीम सर, साहब आप। यही जी सर, यही मैंने जो पढ़ा हुआ है उसमें यही है। एक तो इसने लिप्जिग के अंदर जर्मनी में पहली जो है वो 1879 में जो है वो लेबोरेटरी बनाई थी, और उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसलिए इसको फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, विल्हम वुंड को। जी। अच्छा, विलियम वोंट साहब जो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये जर्मनी में वैसे लिखा हुआ है, जर्मन प्रोफेसर था एक ये। हाँ जी, जर्मन जर्मन प्रोफेसर। अच्छा, ये जो विलियम वोंट साहब है, इनके माइंड में ये कैसे कंसेप्ट आया कि हम जो यानी कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट इसके माइंड में कैसे आया? अब देखें ना, कोई ना कोई तो उसके माइंड में एक परसेप्शन होगी ना, जिसके तहत यानी कि उसने कहा कि हम जी अगर माइंड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सेंसेशन को, फीलिंग को, थिंकिंग को, थॉट को, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें माइंड को, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो ये आइडिया उसके माइंड में कैसे आया? जी सर। फहीम साहब, कोई आइडिया है इसके बारे में? सर शायद ये है कि उनको एनालाइज किया जा सके। नहीं सर। अगर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उनको एनालाइज किया जा सके। नहीं सर, ये बात नहीं, ये आइडिया की बात कर रहे हैं कि उसने आइडिया कहाँ से लिया था। और कोई स्टूडेंट जनाब बताना चाहे? जुनेद साहब आप बताएं जरा। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको। रिमेम्बर नहीं है, मे बी आपने बताया हो, लेकिन मुझे याद नहीं है इसके बारे में। मिस हिना आप बताएं जरा। ऐसी चीजें रिवाइज हो जाएंगी ना आपकी, मैं क्वेश्चन जब पूछ रहा हूँ तो इससे पहले। जी जी सर। जी मिस हिना बताएं जरा, इसके माइंड में क्यों ये आइडिया आया कि हम जी थिंकिंग थॉट को या सेंसेशन को, फीलिंग को हम पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं? कोई भी नहीं बताना चाह रहा भाई। किसी को आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको ना इसके बारे में बता देता हूँ कि विलियम वोंट साहब जो है ना, साइकोलॉजी में पीएचडी करने से पहले विलियम वोंट साहब एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ये एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो इन्होंने ना एक थ्योरी दी थी, एलिमेंटलिज्म, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंटलिज्म जो थ्योरी है, उसके अंदर इन्होंने ये टर्म जो है ना वो यूज की थी, ये मेथड यूज किया था कि अगर हम किसी इंसान के किसी भी आर्गन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, हम इंसान के सपोज माइंड को, जो ब्रेन है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, हम इंसान का जो हार्ट है उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि जो इंसान का जो आर्गन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है ना उसकी हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इंसान का जो हैंड है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम हैंड के अंदर जितनी भी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी वेन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, उनको अलग अलग करके हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यही जो आइडिया है यानी कि एलिमेंटलिज्म थ्योरी का, ये वही आइडिया उन्होंने अप्लाई किया हम जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम जो हमारे पास ऑर्गन हैं इंसान के, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको स्टडी कर सकते हैं, तो फिर हम जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, जो इंसान का माइंड है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उन्होंने वो जो एलिमेंटलिज्म थ्योरी का जो कंसेप्ट था, उसी को फिर स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर यूज किया, और फिर सेंसेशन को, फीलिंग को, थिंकिंग को, थॉट को फिर उन्होंने
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो है ना वो उनको स्टडी को करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन आप देखें ना कि हम इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो परसेप्शन है, इंसान की जो सेंसेशन है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, वो यही था कि हम इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो थिंकिंग है, इंसान की जो परसेप्शन है, इंसान की जो एडजस्टमेंट है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। और हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इंसान एट द टाइम क्या सोच रहा है, ठीक है। एक मोमेंट में इंसान कुछ सोच रहा होता है, दूसरे मोमेंट में कुछ सोच रहा होता है, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट जो है ना वो इंसान की फीलिंग का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये जो फैक्टर थे, इन्हीं फैक्टर की वजह से जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था वो फेल हो गया था, ठीक है। और उसने प्रॉपर जो है ना वो काम नहीं किया था, ठीक है। क्लियर? जी सर क्लियर। चलें जी। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये नहीं कल को कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि इसने ये आइडिया कहाँ से लिया, ठीक है। अगर ऐसा कहा ना तो फिर आपकी क्लास जो है ना वो सर और तरीके से होगी फिर। चलें सर जी नेक्स्ट। एलिमेंटिज्म आपने यही बताया, एलिमेंटिज्म थ्योरी जो थी, एक डॉक्टर था हाँ जी, और ये फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट थे था। और उन्होंने हाँ, एलिमेंटलिज्म की थ्योरी दी थी और उससे फिर इन्होंने एक आइडिया जो है ना वो फिर लिया इन्होंने था। जो है ना ये आइडिया लिया था कि इनको मतलब स्ट्रक्चर को मतलब माइंड को जो है ना पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? ये बताएं जी, ब्रेन एंड माइंड में क्या डिफरेंस होता है? सर माइंड जो होता है, हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर जी आपकी। आवाज आ रही है सर। सर, माइंड जो होता है ये एक तरह से सॉफ्टवेयर है, आपने बताया था। और ब्रेन जो होता है वो हार्डवेयर है। ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारी खोपड़ी है, और इसके अंदर जो हमारे ख्यालात हैं, ये जो हमारी थिंकिंग पावर हम उसके कह लें, या आइडियाज हैं, उसको हम माइंड कहते हैं, सॉफ्टवेयर को। और ब्रेन कहते हैं ऊपर के स्ट्रक्चर को, जिसको फिजिकली टच किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके। जी सर, वेल डन, बहुत अच्छे। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने ऐसे ही आपको बताया था तो आपने याद रखा, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जी हमारे पास आता है व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। इसके ऊपर हमने बात कर ली है। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? जी बताएं जरा, ये कौन है एक्सपेरिमेंटल विलियम साइकोलॉजी? वाउंट। जी, विलियम वाउंट। विलियम वोंट। विलियम वाउंट। ठीक, वोंट नहीं, वोंट। वोंट पढ़ना है जी, वोंट। ठीक है, विलियम वोंट। वोट पढ़ना है। हाँ जी, वोंट, वाउंट विलियम नहीं, वुड। वोंट है, हाँ जी। वाई विलियम वोंट कंसीडर फादर ऑफ साइकोलॉजी? इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? ये होरिस मैन है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड? इसके बारे में जरा बताएं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में कि ये क्या चीज है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जी सर। तो सब्ट्रैक्शन मेथड ये है कि इंसान के ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, हम उसके अंदर की फीलिंग्स को अगर हम देखें तो। लेकिन ये हम नहीं देख सकते, क्योंकि एक लम्हे इंसान कुछ सोच रहा होता है, दूसरे लम्हे या दूसरे पॉइंट पे उसका फोकस कहीं और चला जाता है। ये बिल्कुल इसको ऐसे ही। हम यूं भी ले सकते हैं, इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि दो ऑब्जर्वर अगर एक चीज के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन देंगे उसमें उनकी अपनी सेंसेशन, अपने एहसास और अपने ख्यालात भी ऐड हो जाते हैं। और वो जिस तरीके से उसका रिजल्ट होता है, ऑब्जेक्टिविटी उसकी जो है वो नहीं रहती, एग्जैक्ट रिजल्ट वो नहीं बता पाते। क्योंकि हो सकता है कि वो उस फिनोमेना की तरफ, जिस तरह हम यूं कह लें कि अगर दो स्टूडेंट्स ने कोई पेपर किया है, और एक स्टूडेंट ने पेपर किया है किसी भी एजुकेशन का, और वो सब्जेक्टिव पेपर है, और उसकी मार्किंग हम दो प्रोफेसर से कराते हैं, तो हो सकता है कि एक प्रोफेसर उसके 40 या 50 मार्क्स लगाए, और दूसरा उसके 60 या 80 मार्क्स लगाए, हालांकि पेपर एक था। लेकिन उसका वे ऑफ थिंकिंग प्रोफेसर का
या उसका अपना जो नंबर लगाने का तरीकाकार या उसको जांचने का तरीकाकार या उसके ख्यालात में उसने पेपर एक के एक ये कहेगा कि इसने पेपर बहुत अच्छा किया है, दूसरा कहेगा नॉर्मल किया है, हालांकि पेपर एक है। इसकी वजह ये है कि जब इंसान किसी चीज को जांचता है तो वो उसकी अपनी फीलिंग्स भी जो होती हैं वो भी उस पर असरअंदाज होती हैं, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स का, कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी वो नहीं रहती, वो उतना वैलिड उसके रिजल्ट नहीं रहते जब इंसान की अपनी फीलिंग या अपनी ख्वाहिशात या अपनी बात भी उस एंड रिजल्ट में शामिल हो जाती जी सर, थैंक यू सो मच, अच्छे से बताया आपने। और जी कोई बताना चाहे है। जी इसके सर। ऊपर, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ऊपर कोई बात करना चाहे, कोई जी सर। हमारा होनहार स्टूडेंट और कोई बात करना चाहे? सर ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसमें बंदा जो है अपने बारे में जो चीजें वो खुद ही एग्जामिन करता है। ओके सर, इंसान अपने बारे में खुद कैसे चीजों की एग्जामिन कर सकता है? मुझे ये बात समझ ये नहीं इंट्रो आई सर। सर समझ ये नहीं आई। इंट्रोस्पेक्शन मेथड यही है ना कि वो हो सकता है वो चीजें जो वो फील कर रहा है वो बताए ही ना, ये भी हो हम्म। सकता है ना सही। कि वो बताए, नहीं कुछ सर महसूस सर, करता है बात कुछ। सुनिए सर, सर एक मिनट। अब आपने कहा है कि इंसान जो है ना वो अपने बारे में बताता है, ठीक है, जब आपसे कोई पूछता ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता, ठीक है, फिर आप कैसे अपने बारे में बताएंगे? ये भी तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो बनता है ना। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन वो कोई अपने बारे नहीं, चलो कोई दूसरी चीज भी है उसको वो उसको खुद सोचेगा और उसको बिलफर्ज वो सोचता कुछ है लेकिन बताए शायद कुछ और। हाँ तो जी। इसमें ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है ना। सर असल में जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसको हम मुताले बातिन कहते हैं। इंट्रो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, स्पेक्शन का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। यानी कि हम किसी भी इंसान के जो इंटरनल में चल रहा होता है, उसके माइंड के अंदर, उसकी थिंकिंग के अंदर जो भी चीज चल रही होती है, उसको हमने एनालाइज करना होता है, ठीक है। अब देखें काफी सारी बुक्स के अंदर जो है ना वो लिखा होता है कि इंसान ने अपना खुद जो है ना, यानी कि ओन जो है ना वो इंस्पेक्शन करनी होती है या एनालिसिस करना होता है। इंसान खुद का एनालिसिस नहीं ऐसे कर सकता, ठीक है। किसी बंदे ने आपसे कोई क्वेश्चन करना है तो आपने उसका रिस्पॉन्ड करना है, और उसके ऊपर हो सकता है आप अपनी फाइनल जजमेंट दें ना दें, 100% बताएं ना बताएं, तो इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। आप देखिए ना, पीपीएससी के पैनल के सामने जी आप चले गए, ठीक है, आपने पेपर पास कर लिया, पैनल के सामने चले गए, ठीक है। तो पीपीएससी का जो पैनल है वो एक तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको चेक करता है कि इस बंदे के पास नॉलेज कितना है। दूसरा, आपके अंदर जो पेशेंस है उसको चेक करता है। तीसरा, आपके अंदर जो लीडिंग स्किल है उसको चेक करता है। चौथे नंबर पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको वो चेक करता है। ये सारी चीजों को वो क्या कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो होता ये है कि समटाइम हम पता है क्या करते हैं, हम अपनी जो डीमेरिट्स होती हैं, अपने जो ड्रॉबैक्स होते हैं, हम पैनल के सामने शेयर ही नहीं करते। वो जितने मर्जी हर्ष हमारे से क्वेश्चन कर लें, सख्त क्वेश्चन कर लें, ठीक है, वो किसी हद तक कामयाब तो हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है ना वो बिहेवियर को ऑब्जर्व तो कर लेते हैं, लेकिन 100% जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में उनको पता नहीं होता, ठीक है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ठीक है। यानी कि कोई और बंदा आपको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, आपके इंटरनल झांकने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि आपके माइंड के अंदर, आपके इंटरनल में क्या चल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्लियर सर, या फिर कोई डाउट है अभी भी? सर बड़ा जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है। चलें जी सर, थैंक यू सो मच। बस दुआ करें आप अल्लाह पाक की रहमत से एचएम हो जाऊं, क्योंकि मेरी खुद की बड़ी विश हाँ, है कि अल्लाह करे बस इस पोस्ट पे जो है ना वो मेरी एलोकेशन हो जाए। आमीन आमीन। तो मेहनत करें आप भी भाई। हर इंसान को जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको उतना ज्यादा नवाजते हैं, ठीक है। हम लोग असल में पता है क्या बात है, हमारी जो पाकिस्तान की जो जनरेशन है ना उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम सारी जिंदगी जो है ना वो वेट करते रहते हैं कि पता नहीं हमारी किस्मत कब जागेगी और कब हमें जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अल्लाह पाक ने इंसान को सेंस दी है, अकल दिया है, शऊर दिया है, तो हम अपनी तरफ से जो है ना वो 100% अपना दें,
और उसके बाद फिर हम रिजल्ट अल्लाह पाक पे छोड़ दें कि रिजल्ट का मालिक अल्लाह पाक है, वो जैसा करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें अपना 100% देना चाहिए। सारी जिंदगी लोग जो है ना वो किस्मत का इंतजार करते रहते हैं कि शायद हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, हम करोड़ोंपति हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो आप डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आप लगे रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आप लोग जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें जी सर, मीटिंग का टाइम भी अब ऑफ होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों के ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जितने भी न्यू एस्पेरेंट्स हैं, ये हुरैन साहब साहबा कुछ हैं, कोई आई है न्यू हमारे स्टूडेंट, तो आप भी पढ़ कर आइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एस्पेरेंट्स हैं सर आप। पढ़ के आऊंगी। सर आप कर ली नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना मैं पार्टिसिपेट हाँ करूंगी। जी, नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम उसके ऊपर मैं जी आपको जी। वो सेंड कर देता हूँ, और कल इंशाल्लाह आप प्रिपेयर करके आएँ, तो इंशाल्लाह फिर हम ठीक है सर, थैंक यू सो जो है ना मच। उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना ख्याल